विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। उसमें आज हमने करना है पंचशील सिद्धांत। डेट याद कर लीजिए पहले, 29 अप्रैल 1954, 29 ऑफ अप्रैल 1954, पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत, इसमें 5 सिद्धांतों का प्रतिपालन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के पश्चात भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील का अभिप्राय क्या है? आचरण के 5 सिद्धांत। आचरण के 5 सिद्धांत। जैसे आपने मेरे ख्याल से जैन धर्म पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, तो वहां पर भी ये शील शब्द सुना होगा आपने। जैसे 10 शील सिद्धांत सुने, मतलब तो उसी लगभग उसी पैटर्न पर इस शब्द का गढ़ा गया, इस शब्द को पंचशील। पंचशील का मतलब आचरण के 5 सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? अब ये लिखने के लिए आएगा मेंस में, आएगा 4 नंबर में। कितने में? 4 नंबर में या 8 नंबर में। तो क्या लिखना आपने? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा अनाक्रमण। दूसरा, भारत और चीन के बीच में है ना ये, तो आज भी उस सिद्धांत को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जो आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। एक तो हो गई LOC, वो हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच में है। एक होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको पता है वहां पर चीनी सैनिकों की आदत क्या है? अपने जो पत्थर हैं वो आगे करने, भारत की तरफ खिसकाते रहते हैं वो। फिर भारत वाले फिर दोबारा वहां क्या करते हैं? वहां पे गोली नहीं चलती है LAC पर। क्या करते हैं वो? धक्का मुक्की, हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होगी, गाली गलौच होगी, लेकिन क्या नहीं होगा? गोली नहीं चलेगी LAC पर, है ना। गलवान की घटना जो थी वो क्या थी? गोली नहीं चली उसमें। क्या हुआ उसमें? उन सैनिकों ने कुछ लकड़ी के जो बड़े बड़े फट्टे उनमें कील लगा रखी थी, क्योंकि गोली नहीं मार सकते, उनसे हमारे सैनिकों पे हमला किया। हमारी सैनिकों ने भी उन्हें गलवान नदी में क्या कर दिया? डाल दिया। फ्रोजन नदी होती है बिल्कुल, मतलब हाइपोथर्मिया। तो कई सिपाही क्या हो गए उनके, चीनियों के, नदी में खत्म। बिहार रेजिमेंट के साथ टकराए थे, इसके साथ। तो अनाक्रमण मतलब आक्रमण नहीं करना एक दूसरे पे। अगला, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अगला, समानता एवं पारस्परिक लाभ। और अगला, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 चीजें आप याद कर लीजिए। इतना ही लिखना होता है। अगर 4 नंबर में पूछा, इतने में काम चल जाना है। ठीक है। डिटेल, पंचशील के इन 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, चाओ एन लाई, क्या, और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। तदोपरांत एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। 18 से 24 अप्रैल 1955 में बांगडुंग सम्मेलन में पंचशील के सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। बांगडुंग सम्मेलन के पश्चात विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी और उनमें आस्था प्रकट की। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पंचशील के सिद्धांत आपसी विश्वासों के सिद्धांत हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं के निदान स्वयं ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वयं ही हो जाएंगे या हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत के आदर्श को यथार्थ जीवन में उतारा जाना चाहिए। इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम न्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत चीन संबंध की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत साबित हुआ है। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य JB कृपलानी कहते हैं कि यह महान सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ संबद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रतिपादित किया गया था।
दोनों पक्षों को समझिए। क्या पंचशील सिद्धांत सही था? पंचशील सिद्धांत के जो 5 सिद्धांत हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि चीन ने तिब्बत को कैप्चर किया था, तिब्बत के दलाई लामा भारत आए थे शरण लेने के लिए, भारत ने उनको हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान दिया था कि आप अपनी राजधानी इसे बनाओ, यहां से अपनी सरकार चलाओ, ठीक है। और जगह जगह पर तिब्बतियों को क्या किया गया? स्थान दिए गए भारत में, रोजगार के उनके साधन जुटाए गए कि अपनी दाल रोटी चला सके। लेकिन आपने क्या कर दिया, एक ऐसे राष्ट्र के साथ आपने विश्वासघात किया पंचशील सिद्धांत के माध्यम से, जो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ सदियों से जुड़ा हुआ था। कौन? तिब्बत। तो आपने पंचशील सिद्धांत को मानकर, ऐसा बताते हैं कौन? जेबी कृपलानी। और कहीं कहीं पर यह सच भी लगता है कि आपने पंचशील सिद्धांत को अपनाकर चीन के उस जो कैप्चर किया हुआ तिब्बत है उसको मान्यता दे दी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? और तिब्बती आज भी क्या करते हैं? अपने तिब्बत के लिए क्या करते हैं? मतलब परेशान है। चीनी राष्ट्रपति जब आते हैं भारत में तो सारे तिब्बती जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1-2 दिन के लिए, जब तक चीनी राष्ट्रपति यहां से नहीं चला जाता, क्योंकि वो तो विरोध करेंगे। उनके राष्ट्र का अपहरण किया ना आपने, चीन ने। समझ में आया? संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व शांति के लिए समर्थन, ये भारत का अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के लिए समर्थन कैसे करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से एक है। भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, तब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में उस जमाने में भारत भी क्या था? शामिल था। तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रियाकलापों का न केवल समर्थन किया है और न केवल सक्रियता से भाग लिया, अपितु इस वैश्विक संस्था के मूल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के तत्व भी रहे। क्या रहे हैं? बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने के क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थित हैं। भारत यूनिसेफ, FAO और यूनेस्को। यूनिसेफ मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। FAO होगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तथा ऐसी दूसरी संस्थाओं के कार्यक्रमों में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। भारत सदैव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता रहा है और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने का यथासंभव प्रयत्न करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली का समर्थन करना और इसकी सक्रियता में भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इतना क्लियर हो गया? तो ये मूल्यांकन है पूरा कि भारतीय विदेश नीति का। अब हम पढ़ रहे हैं भारत चीन संबंध, चाइना इंडिया रिलेशन। तो चाइना इंडिया रिलेशन में क्या क्या हुआ? भारत और चीन दोनों ही देश हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और इन सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इसमें चीन कट्टर साम्यवादी रहा है और भारत गुटनिरपेक्ष। भारत क्या है? गुटनिरपेक्ष। सदियों से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहा। ये संबंध बहुत घनिष्ठ या व्यापक भले ही न रहे हों, परंतु इन दोनों देशों के बीच सद्भावना और आत्मीयता सदैव बनी रही। आजादी की लड़ाई के वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच संवाद कायम था। चांग काई शेक के साथ नेहरू जी के व्यक्तिगत मित्रता और माओ के नेतृत्व में लड़ रहे साम्यवादी छापामारों को राहत के लिए 1930 के दशक में भेजी गई कांग्रेस पार्टी की चिकित्सा टीम इसी के उदाहरण है। माओ से तुंग, माओ। आपको पता है चीन एक जमाने में वहां का युवा क्या था? अफीम का शिकार था। अफीम पीते थे वो लोग, नशे में डूबे रहते थे, बहुत गरीब था, खाना पीने की दिक्कत थी, अकाल पड़ते थे। तभी तो कल्चर है वहां पर कीड़े खाने का, चमगादड़ खाने का। नहीं आया समझ में? और उस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। वो नहीं घीन करते हमारी तरह, कीड़े भी खाते हैं वो, कॉकरोच भी खाते हैं वो। क्यों? आपके खाने में कॉकरोच आ जाए तो बवाल हो जाए, लेकिन अगर वो क्या करते हैं, कॉकरोच भी खा लेते हैं। अब क्यों खाते हैं? क्योंकि वो तैयार रखते हैं अपनी पीढ़ियों को किस चीज के लिए? उन्होंने अकाल देखे हैं तो वो उनकी परंपराओं में आ गया।
क्या? सी फूड, ऑक्टोपस। चलो जी, 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीन की नई सरकार पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो भारत ने सहर्ष ही उसे सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? भारत था। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को आमंत्रित किया गया था कि आप आ जाओ, उन्होंने कहा चीन को दे दो। चीन हमारा आज विरोध करता है। क्या करता है? सबसे बड़ा विरोधी वही है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वह निरंतर चीन की सदस्यता के लिए प्रयत्न करता रहा। संयुक्त राष्ट्र में निरंतर चीन की सदस्यता के लिए भारत क्या करता रहा? प्रयत्न करता रहा। इसे एक विडंबना ही समझा जाना चाहिए कि हिंदी चीनी भाई 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 मतलब हिंदी चीनी भाई भाई वाला मैत्री का दौर अधिक समय तक नहीं चल सका और तिब्बत को मुक्त कराने वाले चीनी अभियान के साथ ही 1950 ईस्वी में भारत चीन संबंध तनावग्रस्त हो गए। इसके बाद भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में चीन का समर्थन किया और चीन के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की घोषणा करने वाले पंचशील समझौते पर 1954 में हस्ताक्षर किए। परंतु कुछ समय बाद तनाव फिर से उभरने लगा। तत्पश्चात तिब्बत में चीनी नीतियों से परेशान दलाई लामा ने भारत में शरण लेने की पेशकश की। कोरिया युद्ध विराम के बाद भारत की मध्यस्थता में कोई आवश्यकता चीन को नहीं रह गई थी तथा हिंद चीन संबंधी जेनेवा सम्मेलन 1954 के बाद तो एक तरफ से चीनी नेता निरापद हो चुके थे। भारत चीन संबंधों के बारे में जो तिब्बत विवाद है 1950 ईस्वी के पूर्व लगभग 2000 वर्षों से तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश भारत एवं चीन के मध्य पठार पर एक बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। बफर स्टेट उसको बोलते हैं, दो शक्तिशाली देशों के बीच में अगर एक देश है, छोटा देश है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेपाल बफर स्टेट है, भूटान बफर स्टेट है। ऐसे तिब्बत भी क्या था? बफर स्टेट। परंतु अक्टूबर 1950 ईस्वी में चीन की जनमुक्ति सेना उस पर आक्रमण करके अधिग्रहित कर लिया। फिर भी भारत इसे नजरअंदाज करते हुए 1954 ईस्वी में चीन से एक संधि की और तिब्बत पर उसके अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। यह गलत किया भारत ने, तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। इसी वर्ष चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का भारत आगमन हुआ और हिंदू चीनी भाई भाई के नारे के साथ एक व्यापारिक समझौते हुए। परंतु जब तिब्बत की स्वतंत्रता एवं वहां के धार्मिक गुरु दलाई लामा के अधिकार हनन के विरोध में 10 मार्च 1959 को तिब्बती लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध शुरू किया, तब चीनियों ने इसका निर्दयता पूर्वक प्रतिकार किया। हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सरेआम चौराहों पर मौत के घाट उतार दिया गया और अधिकांश तिब्बतियों को कैद करके या निर्वासित कर दिया गया। भिक्षु और भिक्षुणियां चीनी प्रतिशोध के मुख्य निशाने थे। मठों और मंदिरों पर गोले बरसाए गए। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने ल्हासा छोड़ दिया। ल्हासा कैपिटल थी, फॉरबिडन सिटी बोलते थे इसको, ल्हासा को, है ना। अपना पीछा करते रहे। चीनियों से बचते हुए राजनीतिक शरण लेने के लिए वो भारत पहुंच गए। उनके साथ निर्वासित तिब्बतियों की एक भारी जनसमूह भी था। यद्यपि भारत के दलाई लामा को शरण तो दे दिया, परंतु प्रवासी सरकार बनाने की अनुमति नहीं प्रदान की। 1959 में तिब्बती विद्रोह का जिम्मेदार भारत को ठहराते हुए चीन ने प्रतिशोध स्वरूप लोगण और लद्दाख के 12,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। परिणामतः सितंबर 1959 ईस्वी में भारत चीन संबंधों का पहला श्वेत पत्र भारतीय संसद में पेश किया गया। चीन ने कहा कि ये जो तिब्बतियों ने विद्रोह किया है इसके पीछे भारत है। यार भारत का क्या मतलब है? भारत चीन सीमा विवाद। भारत व चीन का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अभ्युदय लगभग एक साथ हुआ था। प्रारंभिक वर्षों के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे, परंतु 1955 के बाद चीन ने भारत से मिलने वाली सीमाओं पर अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर दी और 1956 में अक्साई चीन में सैनिक महत्व की एक सड़क बना ली। चीन ने इस सड़क का निर्माण दीर्घकालिक योजना के तहत किया था, जिसमें पाकिस्तान का स्थल मार्ग द्वारा सीधे संबंध स्थापित करना आवश्यक था, ताकि भारत के साथ चीन सदैव सौदेबाजी की स्थिति में रहे। चीन ने पाकिस्तान के साथ स्थल मार्ग को जोड़ते हुए काराकोरम सड़क का कुछ वर्ष पूर्व निर्माण किया था, जिससे इस योजना की पुष्टि होती है। 1956 से चीन भारत के हजारों वर्ग मील भूमि पर अपना
जताता रहा है। उसने ये दावे गलत नक्शों के प्रकाशन, भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ, सरकारी बयानों आदि के माध्यम से प्रचारित किया। 1957-58 में सीमांत गश्ती दस्तों के बीच जानलेवा मुठभेड़ें हुई। 1958 में चीनी प्रकाशन चाइना विक्टोरियल में चीनी मानचित्र का प्रकाशन हुआ, जिसके उत्तर पूर्व भारत का लगभग 36,000 वर्ग मील तथा उत्तर पश्चिम भारत का 12,000 वर्ग मील क्षेत्र को चीनी भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया। यद्यपि चीनी प्रधानमंत्री का मानना था कि भारत चीन सीमा को कभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के अंतर्गत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई भारत तिब्बत सीमा रेखा को ही भारत चीन सीमा रेखा मानता है। दलाई लामा को शरण देने के प्रतिरोध में चीन ने 1959 में लोगण तथा लद्दाख के 1200 वर्ग मील क्षेत्रफल पर कब्जा कर दिया। इसके पश्चात 1960 ईस्वी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्तर पर आधिकारिक स्तर पर वार्ता हुई, जो कि असफल रही। नेहरू सरकार ने अपनी सामरिक नीति में परिवर्तन करते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। दूसरी तरफ चीन भी पाकिस्तान से मैत्री संबंध स्थापित करके सितंबर 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिसकी परिणति भारत चीन युद्ध के रूप में सामने आई। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक भारत चीन युद्ध चला। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने अनपेक्षित रूप से भारत पर आक्रमण कर दिया। इसकी भूमिका पूर्व में ही तैयार हो चुकी थी, परंतु भारतीय सेनाएं इस अकस्मात हमले के लिए तैयार नहीं थी। चीनी सेनाएं सीमा पार करके भारतीय क्षेत्रों में घुस गई और लाखों वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात वे उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश की ओर बढ़ने लगे। नेहरू जी विवश होकर 9 नवंबर 1962 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, जिसमें भारत चीन सीमा पर स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया और सैनिक सहायता की मांग की। चीन ने इस भय से कि संभवतः पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों से टकराव हो जाएगा, भारतीय सीमा के आश्रित क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटा ली और अप्रत्याशित रूप से 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपनी नई नियंत्रण रेखा सीमा से पीछे 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र खाली कर दिया। चीन की ओर से यह अनपेक्षित युद्ध भारत के लिए कड़वा अनुभव था, जिसमें दोनों देशों के संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस मुद्दे को लेकर घरेलू और विदेशी समीक्षकों द्वारा नेहरू की तीखी शब्दों में आलोचना की गई और उन्हें अनुभवहीन और आदर्शवादी और निसंदेह अयथार्थवादी कहा गया। क्या कहा गया? सीमा विवाद के हल हेतु प्रस्ताव। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए अब तक प्रमुख रूप से 3 प्रस्ताव सामने आए हैं। एक है कोलंबो योजना, एक है एकमुश्त समझौता और एक है क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा, यानी सेक्टर वाइज अप्रोच। 3 शब्द याद रखना है आपने। कोलंबो योजना, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी थी, दूसरा एकमुश्त समझौता और तीसरा क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा, यानी सेक्टर वाइज अप्रोच। इस सीमा विवाद को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दोनों की 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख को चीन के सिकियांग और तिब्बत के इलाकों से अलग करती है। इसमें लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग विवादास्पद है, जिसमें पेंगोंग झील के निकटवर्ती अक्साई चिन और चिंग हेनम घाटी के क्षेत्र शामिल हैं। मध्य भाग में करीब 650 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति, बाराहोती और निलोंग की पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करती है। इसमें केवल 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विवादास्पद है। पूर्वी भाग में 1150 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये नेफा, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। इसमें लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर जमीन विवादास्पद है। कितनी? अब है कोलंबो योजना। कोलंबो योजना में बोला गया कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 10 दिसंबर 1962 ईस्वी को 6 अफ्रो एशियाई देशों ने कोलंबो योजना प्रस्तुत की। इसमें चीन से कहा गया कि वह पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेनाएं 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और इस क्षेत्र में दोनों देशों का नागरिक प्रशासन कायम हो। पूर्वी क्षेत्र में यथास्थिति का सुझाव दिया गया। मध्य क्षेत्र में लेन देन का रवैया अपनाते हुए वार्ता के माध्यम से विवाद सुलझाने की बात कही गई। भारत यह योजना मानने को तैयार था, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया, जिससे यह योजना असफल हो गई। उसके बाद एकमुश्त योजना समझौता, एकमुश्त समझौता। चीन सीमा विवाद को सुलझाने हेतु एकमुश्त समझौते का समर्थन सदैव करता रहा है। 1960 ईस्वी में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से देंग सियाओपिंग भी जोर दे रहे थे।
इसके तहत कहा गया था कि चीन पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को मान ले और भारत 1962 में पश्चिमी क्षेत्र में चीन द्वारा जबरन हथियाए गए अक्साई चीन और अन्य क्षेत्रों पर चीन के अधिकार को स्वीकार कर ले। इसका आशय यह हुआ कि एक मुश्त समझौते से भारत को न केवल अक्साई चीन बल्कि 5000 वर्ग मील वाले उस अतिरिक्त क्षेत्र को भी हाथ धोना पड़ेगा जो 1962 के सैनिक संघर्ष के दौरान चीन ने भारत से हड़प लिया था। इस कारण भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है। क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारा। भारत सीमा विवाद का हल क्षेत्र दर क्षेत्र के अनुसार चाहता है। यद्यपि इसका विस्तृत विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु मोटे तौर पर चाहता है कि दोनों देश पूर्वी और मध्य के विवादास्पद क्षेत्रों का निपटारा पहले करें, क्योंकि इनके हल में जटिल पेचीदगियां नहीं खड़ी होंगी। तत्पश्चात पश्चिमी क्षेत्र के समाधान पर बातचीत आरंभ की जाए, किंतु चीन क्षेत्र दर क्षेत्र निपटारे के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में बताऊंगा भारत पाक संबंध। क्या भारत पाक संबंध क्या है ये तो पता ही है आपको वैसे, पर फिर भी पढ़ना है आपने, ठीक है। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।